हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज स्पेसिफिकली हमको एक टॉपिक डील करना है एंड दैट टॉपिक इज नथिंग बट, अगर आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है ऑन 24 जुलाई 2020 एंड बिफोर दैट नोटिफिकेशन हमारे पास कुछ अमेंडमेंट नहीं थे। पर यस फ्रेंड्स, आफ्टर दिस नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, टोटल 9 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके चेंज हुए एंड दैट नोटिफिकेशन इज स्पेसिफिकली नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2020। कंपनी लॉ के रूल्स में वहां पे चेंज किया है एंड वो चेंजेस क्या है वो फ्रेंड्स, उसका मुझे आपको क्विक रिवीजन करवाना है। आपको फ्रेंड्स इतना समझ लेना, ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 24 जुलाई 2020 को एंड बिकॉज ऑफ दैट नोटिफिकेशन टोटल आपके 9 इंडेस आपके अमेंड हो गए। दिस इज ओनली यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल के हैं एंड जो न्यू सिलेबस वाले हैं। ओल्ड सिलेबस वालों के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, तो उनके लिए इतना काम का नहीं है। वन मोर थिंग, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू नवंबर 2020 अटेम्प्ट। तो फ्रेंड्स, दो स्टूडेंट जो लोग नवंबर 20 में एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के लिए काम का नहीं है। बट यस, फ्रॉम द मे 2021 अटेम्प्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम का है, समझ लेना। मैं आज आपको ईच एंड एवरी इंडेस जहां जहां पे चेंजेस हुआ है एंड उसमें आपके सीए फाइनल के सिलेबस के लिए जितना काम का है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इफ यू आस्क मी, बेसिकली ये चेंजेस का जो रीजन है ना, ये कोविड-19 है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन, वेरियस बिजनेस एंटिटीज को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट हुआ है एंड वो अफेक्ट को इजी करने के लिए, उसका अकाउंटिंग को इजी करने के लिए, स्पेसिफिकली मुझे बोलने दो, एमसीए ने नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया एंड कौन से टोटल 9 इंडेस फॉर फ्रेंड्स, 9 इंडेस का हम एक लिस्ट देख ले। सबसे बड़ा चेंज जो है वो इंडेस 116 में, दैट इज लीजेस, एंड वो चेंज जो है वो स्पेसिफिकली लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का है। आज का मेरा पूरा लेक्चर ये इंडेस 116 में आपको समझाने वाला हूं। इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में उन लोगों ने एक बिजनेस की डेफिनेशन चेंज किया है। पर फ्रेंड्स डोंट वरी, बिजनेस की डेफिनेशन चेंज होने की वजह से आपने अभी तक जो पढ़ के रखा है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। आपकी ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल आपने किया है वो सब कुछ सही है, डोंट वरी एट ऑल। यस, थोड़ा आपको नया पढ़ना पड़ेगा, ये डेफिनेशन के हिसाब से थोड़े क्वेश्चंस करना पड़ेगा। बिकॉज 2018 में IFRS 3 को अमेंड किया था एंड वहां पे कुछ बिजनेस के बारे में बातें किया था, तो वो सेम अमेंडमेंट हमने इंडेस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये इंडेस 116 लीज का जो अमेंडमेंट मैंने बोला, वो भी इन द मंथ ऑफ मे 2020 IFRS 16 में एक ऑप्शनल एग्जम्पशन दिया था, वो फ्रेंड्स सेम एग्जम्पशन हमने इंडेस 116 में भी दिया है। क्लियर? इंडेस 107 एंड 109 हेज अकाउंटिंग में चेंज है, पर यू नो वेरी वेल, हेज अकाउंटिंग ऑलरेडी अगस्त 2017 की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मॉड्यूल में आपको दिया था। उसके बाद उसके रिलेटेड एग्जांपल्स वो सब कुछ रिमूव कर लिए। तो बेसिकली दिस अमेंडमेंट सीए फाइनल वालों के लिए इतना काम का नहीं है। एंड यस, इंडेस 1 में एक मटीरियलिटी की डेफिनेशन चेंज कर दिया है। मैं रादर चेंज तो नहीं बोल सकता, जस्ट छोटा सा एक मॉडिफिकेशन किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडेस 1 की मटीरियलिटी की डेफिनेशन चेंज होने की वजह से वो मटीरियलिटी की डेफिनेशन का रेफरेंस बाकी के 4 इंडेस में आता है। That is Index 8, accounting policies changes in accounting estimates in error. Index 10, events occurring after the reporting period. Index 34, interim financial reporting. And Index 37, that is nothing but the provisions, contingent liabilities and contingent asset. So friends, don't worry at all. CA final financial reporting की आपकी जो प्रिपरेशन है वो चालू रखो। आपने अभी तक जो भी पढ़ के रखा है उसमें कोई आपका कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। रादर मुझे पूछो तो एक भी आपका सम भी चेंज नहीं हुआ है। जस्ट एक चेंज है वो लीज मॉडिफिकेशन का, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं।
एंड बाकी का दूसरा चेंज तो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो बिजनेस की डेफिनेशन को अमेंड किया है उसके हिसाब से आपके थोड़े न्यू सम्स बढ़ेंगे, बाकी आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक्सक्यूज मत देना कि सर हम अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू करें कि ना करें, बिकॉज सर आप तो बोल रहे हो 9 इंड एस चेंज हुआ। फ्रेंड्स डोंट वरी एट ऑल, आप 110% फ्रेंड्स प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें जरा सा भी सोचने की बात है ही नहीं, बिकॉज ये कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। बट यस फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन, 110% टाइम बीइंग बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बिकॉज ये ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पर उसकी मेजर इंपैक्ट आने वाली है। तो चेंजेस आएंगे, जैसे भी चेंजेस आएगी आईसीआई उसका स्टडी मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा, सीए फाइनल के सिलेबस में कब से उसको एप्लीकेबल होगा वो भी बताएगा, तब हम लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। पर ये 24 जुलाई 2020 की नोटिफिकेशन से फ्रेंड्स बेसिकली आपके टोटल 9 इंड एस चेंज हुए। वो चेंजेस को फ्रेंड्स मुझे 4 कैटेगरी में बाइफरकेट करना है। फर्स्ट चेंज मैं बोलूंगा दैट इज नथिंग बट इंड एस 116 लीज वाला। सेकेंड हम चेक करेंगे दैट इज नथिंग बट इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। थर्ड चेंज मैं 2 इंड एस को साथ में ले रहा हूं, दैट इज नथिंग बट 107 एंड द 109। हेज अकाउंटिंग में थोड़ा चेंजेस है। एंड द फोर्थ चेंज, इंड एस 1 की मटीरियलिटी के डेफिनेशन चेंज होने की वजह से मेरे साथ बाकी के और 4 इंड एस चेंज हो गए। कौन से? इंड एस 8, 34, 10 एंड द 37। क्लियर? तो बेसिकली हम ये 4 पार्ट में इसका डिस्कशन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इंड एस 116 लीज में क्या चेंज हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स समझना, इंड एस 116 में इट मे बी पॉसिबल, आपको यह तो पता होना ही चाहिए, हम लेसर की बुक में तो फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज का बाइफर्केशन करते हैं, बट लेसी की बुक में हम फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज का बाइफर्केशन नहीं करते थे। यू नो वेरी वेल, लेसी की बुक में ईच एंड एवरी असेट हम रिकॉर्ड करते ही है। यस, लेसी वो असेट को असेट के नाम से नहीं दिखाएगा, बट वो राइट ऑफ यूज ऑफ असेट के नाम से दिखाता था। जब मैंने आपको इंड एस 116 पढ़ाया था तो मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया था फ्रेंड्स कि अगर लेसर की बुक में वो फाइनेंस लीज है, लेसर की बुक में तो बाइफर्केशन करना है। लेसर की बुक में अगर वो लीज फाइनेंस लीज है एंड अगर बाद में लेसी अगर वो असेट को रिकॉर्ड करे तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज लेसर वो असेट को डी रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेसी अपनी बुक में वो असेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो डोंट वरी एट ऑल। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते थे कि सर लेसर के वहां पे वो अगर ऑपरेटिंग लीज है, मतलब लेसर अपनी बुक में असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पर आपने तो बोला था ईच एंड एवरी असेट लेसी की बुक में तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। तो सर हम ये असेट तो लेसी की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो सर ये तो ऐसा नहीं हुआ, एक ना एक असेट 2 लोगों की बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, असेट लेसर भी रिकॉर्ड कर रहा है, असेट लेसी भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो सर ये तो डबल अकाउंटिंग हुआ। मैं क्लास में बहुत बार आपको बोल के गया हूं, इट्स नॉट अ डबल अकाउंटिंग। लेसर जो फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो लेसर एक असेट को रिकॉर्ड कर रहा है, बट फ्रेंड्स जो लेसी रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो लेसी असेट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो लेसी राइट ऑफ यूज ऑफ असेट को रिकॉर्ड कर रहा है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेकंड अगर मैं जाऊं तो वहां पे एक लीज मॉडिफिकेशन करके कंसेप्ट था। अब यहां पे वो कंसेप्ट ये पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत काम का हो गया। सर कैसे काम का हो गया? इन अ वेरियस सिचुएशन बहुत सारे लेसर ने लेसी को थोड़ा रेंट कंसेशन दिया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। बोला अब 4-5 महीने का रेंट थोड़ा कम देना, मे बी पॉसिबल अब 50% रेंट दो, मे बी पॉसिबल अब 25% रेंट दो। देयर आर वेरियस लेसर जिन लोगों ने पूरा रेंट को वेव ऑफ कर दिया, बोला 3-4 महीने का आप रेंट नहीं दोगे तो चलेगा। अपेरेंटली चेक करो तो आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है। एंड फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, जब भी लीज कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन आ रहा है तो आपको इंड एस 116 का मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग पढ़ना पड़े। एंड वो इंड एस 116 में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में 2 टाइप होता था। एक तो इट मे बी पॉसिबल आप उसको सेपरेट लीज की तरह ट्रीट कर रहे थे, और इट मे बी पॉसिबल
एग्जिस्टिंग लीज असेट एंड लीज लायबिलिटी को मॉडिफाई कर रहे थे। अब लीज असेट एंड लीज लायबिलिटी को मॉडिफाई करने की वजह से उसका अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो वो डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए ये स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में आपको लीज मॉडिफिकेशन में एक ऑप्शनल एग्जम्पशन दिया है। एंड वो एग्जम्पशन क्या है वो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें, एनी चेंज इन द स्कोप ऑफ द लीज और इन द कंसिडरेशन ऑफ लीज that was not part of the original terms and condition of the lease leads to the lease modification accounting that you know very well. It is practically difficult and time consuming, especially for those entities having the large number of lease. अगर मैं बहुत सारे अलग अलग असेट्स को लीज पर लेके बैठा हूं एंड हर एक लेसर के साथ अगर मेरा ये कुछ रेंट कंसेशन और रेंट वेवर की बात हुई है ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, तो मुझे लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। So to make it easier for lessee, again I am repeating, this is only applicable to lessee, to account for COVID-19 related rent concession, an amendment to Ind AS 116 has been issued. Again I am repeating, my word is very clear. This rent concession or the rent waiver is only because of the COVID-19 impact. अगर वो COVID-19 impact की वजह से नहीं है, कोई अदर रीजन की वजह से है, तो फ्रेंड्स आपको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आई थिंक देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स ऑफ द नौकार इंस्टीट्यूट एंड द नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट और वॉट एवर आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपको याद नहीं है कि बिफोर दिस अमेंडमेंट हम अकाउंटिंग क्या करते थे, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आपको याद करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बिफोर दिस अमेंडमेंट लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग अब कुछ ऐसे करते थे। जो भी आपका इफेक्टिव डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, लेसी शेल रीडिटरमाइन द लीज टर्म एंड रीमेजर द लीज लायबिलिटी बाय यूजिंग द डिस्काउंटिंग रिवाइज्ड लीज पेमेंट यूजिंग द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। एट इंसेप्शन ऑफ लीज इट मे बी पॉसिबल आपके अग्रीमेंट में कुछ लीज पेमेंट का बात कुछ अलग हुआ था, तब डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ अलग था। जब आप लीज मॉडिफिकेशन कर रहे हो तब आपका लीज पेमेंट भी कुछ अलग है एंड आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कुछ अलग है। Revised discount rate is determined at interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term. If that rate cannot be readily determined, or lessee's incremental borrowing rate at effective date of modification, if interest rate in lease cannot be readily determined. Means, friends, first priority we are always giving that is nothing but interest implicit rate, जो आप IRR जैसा कुछ बोल सकते हो। And if that is not available, then less is incremental borrowing rate. This is before modification. And अगर कोई भी चेंज आता था, बिकॉज क्या होगा, ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर को, ओरिजिनल लीज पेमेंट को ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से आपने प्रेजेंट वैल्यू कुछ अलग फाइंड आउट किया होगा। अब सब कुछ ये चेंजेस के बाद आपका जो लीज पेमेंट होगा वो कुछ मॉडिफाइड हो जाएगा एंड उसको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करोगे, 110% आपकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ अलग आएगी। वो जो भी डिफरेंस आता था ना, वो फ्रेंड्स डिफरेंस को दो जगह पे एडजस्ट करते थे। आइदर राइट ऑफ यूज ऑफ असेट बढ़ता था तो कॉरस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी भी बढ़ता था, आइदर आपका राइट ऑफ यूज ऑफ असेट कम होता था तो फ्रेंड्स आपकी कॉरस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी भी कम होता था। दिस इज बिफोर अमेंडमेंट। आफ्टर अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्यों है वो भी मैंने आपको पहले बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, दैट इज नथिंग बट IASB ने, उन्होंने IFRS 16 को अमेंड किया था। कब अमेंड किया था? 28 मई 2020 को, ड्यू टू जस्ट कोविड-19 इफेक्ट। यू नो वेरी वेल कोविड-19 इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड। इन लाइन विद दिस MCA अमेंडेड Ind AS 116। फ्रेंड्स, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट IFRS 16 में जो अमेंडमेंट डाला ना 28 मई 2020 को, सेम अमेंडमेंट विथ कॉपी पेस्ट हमने Ind AS 116 में भी अमेंड किया है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, this application of practical expedient is not mandatory, it's an optional. Means आज मैं आपको जो सिखाने के लिए जा रहा हूं वो आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना चाहते हो तो ओरिजिनल Ind AS 116 में जो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग बोला था, जो चेंजेस आता था उसको राइट ऑफ यूज ऑफ असेट एंड लीज लायबिलिटी में एडजस्ट कर दो, चलेगा, डोंट वरी एट ऑल। मतलब दिस इज एन ऑप्शनल। सेकंड चीज, this is only and only applicable to lessee and not to the lesser. तो ये जो अमेंडमेंट है वो लेसी के लिए बना है एंड किसके लिए नहीं बना है? तो कि लेसर के लिए नहीं है। ये अमेंडमेंट जो है
वो आप कब से इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट यूज कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कब से आप ये ऑप्शनल एग्जाम्पशन को यूज कर सकते हो, तो फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद हो रहा है उसके मतलब वो ईयर में आप इस एग्जाम्पशन को यूज कर सकते हो। पर फ्रेंड्स बी क्लियर, अर्ली एप्लीकेशन इज ऑल्सो परमिटेड, पर फॉर विच ईयर? तो जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ है टिल दिस नोटिफिकेशन, मतलब टिल 24 जुलाई 2020, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट द 2021, मैं स्पेसिफिकली जो रेफरेंस दे रहा हूं वो 1920 का दे रहा हूं। 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 24 जुलाई तक अगर आपने अप्रूव नहीं किया है, गारंटेड बोल रहा हूं, आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को यूज करके इसका एग्जम्पशन ले सकते हो। मतलब 1 अप्रैल 2020 नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, पर प्रीवियस ईयर के लिए भी आपको बोला, पर विथ अ कंडीशन कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ है। वंस इट इज अप्रूव्ड यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस एंड सिंपली आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब समझो पर्टिकुलरली लेसी को क्या करना पड़ेगा। लेसी शुड डिटरमाइन रेंट कंसेशन अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक और लीज मॉडिफिकेशन एंड अलाउ लेसी टू अकाउंट फॉर सच कंसेशन एज इफ दे आर नॉट लीज मॉडिफिकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका जो लीज में जो चेंजेस हो रहा है वो स्पेसिफिकली COVID-19 इंपैक्ट की वजह से होना चाहिए, तो वो लोग लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा। एंड उन लोगों को फॉलो क्या करना है, तो जो ये नोटिफिकेशन में लिखा है तब। यस, नोटिफिकेशन इज वेरी क्लियर, इन लोगों ने रेफरेंस भी दे दिया, 3 कंडीशन भी दे दिया। कौन सी कंडीशन में आप बोल सकते हो कि दिस लीज मॉडिफिकेशन इज अकरिंग एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, डायरेक्ट इंपैक्ट ड्यू टू COVID-19 pandemic only if the following conditions are met. There are 3 conditions. First condition समझ लेना, change in lease payment results in revised consideration for the lease that is substantially same as or less than the consideration for the lease immediately preceding the change. Friends मतलब what समझाओ, मान लो मेरे 1 लाख रुपीस पर मंथ का मैं लीज का पेमेंट कर रहा था। एक तो वो ऐसा बोले कि टेंशन मत कर, तेरा 4 महीने के लिए रेंट वेवर, तो ऑब्वियसली वो मेरा ओरिजिनल 1 लाख था अब 0, तो सिंपली मुझे नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। वो बोले 1 लाख था ना, एक काम कर मैं तुझे 75% डिडक्शन दे रहा हूं, मतलब तुझे 25,000 देना पड़ेगा, हाँ तो चलेगा। पर वो अब मगर अच्छा, सेकंड कंडीशन पहले पढ़ लो, बाद में पता चलेगा। सेकंड कंडीशन, एनी रिडक्शन इन द लीज पेमेंट अफेक्ट्स ओनली पेमेंट ओरिजिनली ड्यू on or before 30 June 2021. And the third, there is no substantive change to other terms and condition of the lease. Like समझाओ, तीनों 3 कंडीशन अगर आपके साथ में, पहले 3 कंडीशन रिवाइज करें। फर्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स क्या बोला था कि आपका जो चेंजेस की वजह से जो लीज पेमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और लो होना चाहिए। सेकंड, हम वही पेमेंट को यहां पे कवर कर रहे हैं जो ओरिजिनली ड्यू था बिफोर 30 जून 2021। And the third is the thing, but there is no substantive change in the other terms and condition of the lease. Like समझ लो, मेरा लेसर मुझे ऐसा बोल रहा है कि हम आपको लीज में 50% का डिडक्शन तो देते ही है, लाख रुपए का जो रेंट दे रहे थे ना उसमें 50%, मतलब अब आपको 50,000 रुपीज का नेक्स्ट मंथ से पेमेंट करने का। आई एम हैप्पी, पर साथ में लेसर ने बोला बॉस 50% डिडक्शन के साथ आपको 50% स्पेस भी खाली कर देना पड़ेगा। मतलब आज जो 4 फ्लोर का बिल्डिंग यूज कर रहे थे ना 1 लाख के रेंट में, अब आपको 2 ही फ्लोर मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे बोलने दो, ये स्पेसिफिकली 3rd नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज साथ में मेरा स्पेस भी कम हो रहा है, तो एक्चुअली मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। डोंट वरी एट ऑल, मैं एक प्रॉपर सम बना के आया हूं, एंड हम सम के साथ समझेंगे ना दिमाग में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम फोकस करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अमेंडमेंट क्या होना चाहिए। इट अलाउ लेसी टू अकाउंट फॉर सच रेंट कंसेशन एज इफ दे आर नॉट लीज मॉडिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस आर नॉट एडजस्टेड इन द राइट ऑफ यूज ऑफ असेट, बट सेम विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसको राइट ऑफ यूज ऑफ असेट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रेंड्स कहां पे एडजस्ट कर दोगे, डायरेक्टली पीएनएल में एडजस्ट कर देने का। मोस्टली मुझे अगर पूछो
तो आपका गेन आने वाला है, बिकॉज यहां पे रेंट कंसेशन एंड रेंट वेवर की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली फॉर अ लेसी वो क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। अब मैं थोड़ी सिचुएशन लेके आया हूं, वहां से आपको पता चलेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर इंड एस 116 का जो ऑप्शनल अमेंडमेंट है उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेट अस चेक फर्स्ट सिचुएशन। A relief has been provided by reducing 25% rent for a period of 6 months from the May 2020 to October 2020। मेरा लेसर ने बोला आपका जितना भी रेंट था ना, हम उसमें से 20% आपको क्या कर 25% आपको क्या करके देंगे, रिड्यूस करके देंगे। तो यस आंसर इज दैट, मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन मतलब मेरा जो ओरिजिनल जो ड्यू था वो 30 जून 2021 से पहले ही था। एंड थर्ड सिचुएशन, थर्ड कंडीशन रादर कि कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, तो यस मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा, नो वरी एट ऑल। लेट अस चेक द सेकंड सिचुएशन। रिलीफ हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द वेवर ऑफ रेंट फॉर द 6 months with 6 months from the May 20 to October 20, subject to lessee will vacate the 20% of the space used by it remaining tenure of the lease। बोल रहे आज आप 20% कम दो तो चलेगा, अरे सॉरी परसेंटेज के बारे में तो बोला नहीं, आज अगर आप रेंट कम दोगे तो चलेगा, पर साथ में आप जो स्पेस यूज कर रहे हो ना उसका 20% स्पेस आपको खाली करना पड़ेगा। सिंपली फ्रेंड्स मुझे बोलने दो, मेरी थर्ड नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपली मुझे पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट हम चेक करें, अ रिलीफ हैज बीन प्रोवाइडेड by reducing 50% rent for a period of 6 months from May 20 to October 20. However, same shall be paid along with the lease rent payable for October 21 to March 22. Yes, due to COVID-19 impact उन्होंने बोला मैं आपको रेंट को वेव तो नहीं कर सकता, बट हाँ एक काम करना 6 महीने तक रेंट मत दे देना, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जब रेंट दो ना तो साथ में ये दे देना, चलेगा, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, नॉट वरी एट ऑल। तीसरा rather fourth, relief has been provided by reducing 50% rent for the 5 months from the May 20 to September 20. However, to compensate this, rent for the January 21 to May 21 is increased by 75%। आज 50% का रिडक्शन, उसके बाद वो सिंपली मेरे पास से रेंट ज्यादा लेगा। मेरी फर्स्ट कंडीशन में था रेंट सेम होना चाहिए या कम होना चाहिए, कहने से यहां पे तो रेंट वो बढ़ा रहा है, तो सिंपली ऑब्वियसली मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन अगर कोई पूछे तो आपका कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं हो रहा है। क्लियर? एक इलस्ट्रेशन के साथ फ्रेंड्स समझे तो इसको आराम से पता चले। लेट्स अज्यूम आपका मंथली लीज रेंट है वो 1 लाख है, लीज टर्म जो है वो 3 साल है। कौन से 3 साल? स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी 19 एंड एंडिंग ऑन द December 2021। Escalation the lease rent 5% per annum. It's not a 5% per month, it's a 5% per annum. And less is incremental borrowing rate at inception. At inception means if you ask me, it's on 1st January 2019, 10%, and on 1st May. Why it's 1st May? Because क्वेश्चन में बाद में आपको पता चलेगा कि इस दिन मुझे क्या मिला होगा, कुछ थोड़ा लीज कंसेशन जैसा कुछ मिला होगा। अब पहले हम क्या करते थे इंड एस 116 में, लाख रुपए वाले 36 इंस्टॉलमेंट, वो लाख रुपए वाले 36 इंस्टॉलमेंट मंथली, उसको मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा एंड डिस्काउंटिंग करूंगा एट द रेट ऑफ 10%। एंड जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट के हिसाब से मैं मेरी बुक में क्या करने वाला हूं, फर्स्ट दिन पर एक एंट्री पास करूंगा। आई एम अ लेसी, हां, मैं एंट्री करूंगा राइट ऑफ यूज ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। एंड फ्रेंड्स वो 36 लाख रुपीस को अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट दिन पर आपकी अमाउंट होगी 32,46,139। यह लिखा है एट कमेंसमेंट डेट एंड द कमेंसमेंट डेट इज नथिंग बट 1st January 2019। पर कहने से मान लो मेरा जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो 1st May को हो रहा है, तो कहने से पहले तो मुझे अप्रैल 30, 2020 तक के बैलेंस को फाइंड आउट कर लेना पड़े। तो पहले ये चेक करते हैं कि लीज लायबिलिटी में क्या हुआ एंड बाद में चेक करते हैं कि राइट ऑफ यूज ऑफ असेट में क्या हुआ। लीज लायबिलिटी कहने से अपने फर्स्ट दिन पर रिकॉर्ड किया होगा 32,46,139। एवरी ईयर वहां पे कहने से फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट को ऐड करते रहोगे एंड जैसे जैसे फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट को ऐड करते रहोगे तो मान लो आपका अप्रैल 30 तक का 3,56,703 का इंटरेस्ट आया। फ्रेंड्स आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में भी ये सब कुछ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो। आज तक फ्रेंड्स आपने 16,20,000 का पेमेंट कर दिया। कैसे समझाओ? तो 2019 में फ्रेंड्स मैंने 1 लाख रुपए 12 महीने तक पेमेंट कर दिया
मतलब फ्रेंड्स अगर पता चले तो आपने 12 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। अच्छा 2020 में जस्ट 4 महीने हुए, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, एंड आपको पता है तो आपका 5% एस्केलेशन होने वाला था, मतलब 1,05,000 इंटू 4 मंथ्स अगर मैं करूं तो फ्रेंड्स आपका 4,20,000 होगा। 12 लाख प्लस 4 लाख 20,000, 16 लाख 20,000 का पेमेंट होगा, तो उतनी अमाउंट से आपकी लीज लायबिलिटी रिड्यूस होगा। एंड उतनी अमाउंट से अगर फ्रेंड्स आपका लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है तो आज 30 अप्रैल 2020 को फ्रेंड्स आपके पास बैलेंस बचेगा 19,82,842। फ्रेंड्स ये सब कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है, जस्ट कंसेप्ट को अभी समझो। मेरे पास कहने से फर्स्ट दिन पे राइट ऑफ यूज ऑफ असेट 32,46,139 था, उसको मुझे मेरी बुक में अमोटाइज मतलब के डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा समझाओ। ये 32,46,139 वाली जो असेट है ना, उसको मुझे 3 साल में डेप्रिशिएट करना है। 2019 पूरा गया, 2020 के 12 महीने में से 4 महीने गए, मतलब कहने से 1/3 गया। तो सिंपल बोलूं मैं अगर अक्यूमुलेटेड डेप्री करूं तो इनटू मुझे 1.33 इयर्स करना पड़ेगा। एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 14,42,729 एंड 30 अप्रैल, मतलब एट द टाइम ऑफ द लीज मॉडिफिकेशन मेरे पास असेट का बैलेंस ये है। अब मैं लेसर को मिलने के लिए गया। लेसर सुन, 21 मार्च से नेशन वाइड लॉकडाउन है, मेरा बिजनेस ही नहीं है, तू मुझे कुछ रेंट में कंसेशन करके दे। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला समझना, रिलीफ दिया उन्होंने। क्या बोला, कंसिडरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड कंसिक्वेंशियल नेशन वाइड लॉकडाउन, लेसर अग्रीड टू वेव द लीज रेंटल फॉर द 3 मंथ्स, मई, जून एंड जुलाई। बोले अब कुछ लीज का रेंट का पेमेंट मत करना, मतलब 1,05,000 मुझे 3 बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ लीज मॉडिफिकेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बिफोर अमेंडमेंट हम क्या करते थे, मेरे फ्रेंड्स जो भी रिवाइज्ड कैश फ्लो होता था ना, वो रिवाइज्ड कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करते थे। एंड फ्रेंड्स वो रिवाइज्ड कैश फ्लो को जो डिस्काउंट करते थे ना, वो रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट से करते थे फर्स्ट में। एंड इसीलिए अगर आपको याद है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चेक करो, आपको एट इंसेप्शन ऑफ लीज 1 जनवरी को डिस्काउंटिंग रेट बोला था 10%, पर 1 मई को आपको डिस्काउंटिंग रेट बोला था 12%। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो बिफोर डिस्काउंट, बिफोर अमेंडमेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूं। याद करो कितने महीने बाकी है, 30 अप्रैल को खड़ा हो, मतलब अप्रैल को अगर खड़ा हो तो करंट ईयर के बाकी के 8 महीने बाकी, 2020 के 8 महीने एंड 2021 के पूरे 12 महीने बाकी। पर अब जो 8 महीने बाकी ना, उसमें से पहले 3 महीने चेक कर दो, नो लीज रेंट, इसीलिए मैंने डैश लिखा है। क्लियर। बाकी के 5 महीने में 1,05,000 से पेमेंट कर दूंगा। अब मेरा स्टार्ट हो जाएगा 2021 एंड 2021 में 1,05,000 का अगेन 5% बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स जो मेरा लीज पेमेंट होगा ना, वो 1,10,250 के हिसाब से होगा। अब ये रिलीज मॉडिफिकेशन हुआ तो उसको डिस्काउंटिंग रेट इंसेप्शन वाला नहीं लेना है, उसको जो डिस्काउंटिंग रेट लोगे ना वो 12% के हिसाब से रिवाइज लोगे। एंड अगर मैं उसको डिस्काउंटिंग करूं तो फ्रेंड्स मेरा आंसर आया था 6,40,547। अब जस्ट अज्यूम फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर लीज मॉडिफिकेशन अगर मैं चेक करूं तो कहने से मेरी लीज लायबिलिटी का बैलेंस था 19,82,842। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन मेरा आंसर है 16,40,547। मतलब मुझे मेरी लीज लायबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड राइट ऑफ यूज ऑफ असेट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3,42,295 का डिफरेंस आ रहा है। एंड उसके लिए मैं एंट्री कर दूंगा लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। अगेन आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू दिस इज बिफोर अमेंडमेंट। आफ्टर अमेंडमेंट उन्होंने क्या बोला, रिवाइज कैश फ्लो है ना, उसको डिस्काउंटिंग रिवाइज रेट से मत करो, मतलब उसको लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, उसको डिस्काउंटिंग करो ओरिजिनल रेट से। बाकी सब कुछ सेम चेक करो, पहले 3 महीने नो रेंट, बाकी के 5 महीने यहां तक अगर चेक करो 5 महीने तो 1,05,000 का रेंट एंड बाकी का 5% बढ़ेगा तो 1,10,250 का रेंट। अब जो मैं डिस्काउंटिंग करूंगा वो 10% से करूंगा ना, मान लो मेरा आंसर है 16,73,020। ओरिजिनल लीज लायबिलिटी के साथ कंपेयर करूंगा और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, उसको राइट ऑफ यूज ऑफ असेट में एडजस्ट नहीं करूंगा, उसको एडजस्ट कर दूंगा पीएनएल में। मतलब याद है आपको, मेरी जो ओरिजिनल लीज लायबिलिटी था वो 19,82,842 था, रिवाइज था 16,73,020। दोनों का डिफरेंस जो आता है ना,
3,09,822. It is not adjusted against the right of use of asset. It is adjusted against P&L. तो simple check करो, it is credited to P&L. What is the difference between before amendment and after amendment? Basically, for student purpose, just take my thumb rule. Before amendment, we are discounting our cash flow by using the revised discount rate. But after amendment, we will not discount our cash flow by using the revised discounting rate, but we will discount our cash flow by using original discounting rate. Second change is that, friends, before amendment, if there is any difference, any adjustment is adjusted against the balance of the right of use of asset. Now onwards, it is not adjusted to the right of use of asset, but it will be adjusted to P&L. Friends, please, one thing should be clear in your mind. This rent concession is only due to COVID-19 impact. And because for that, in the notification, they have specifically mentioned 3 conditions. If you find that your 3 condition is fulfilled, then and only then it will be useful. And yes, you have to give 2 disclosure. First, information about the nature of contract to which it has applied practical expedient, and amount recognized in P&L arising due to the rent concession. Clear? Friends, अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया वो Ind AS 116 का डिस्कशन किया. यू नो वेरी वेल, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूं Ind AS 103. ये ज्यादा इसमें मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि एक बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हुआ है. तो आपने अभी तक जो किया उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पर हां, नए क्वेश्चंस थोड़े ऐड हो गए, बाकी आपने जो किया उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है. क्लियर? फ्रेंड्स, होता क्या था, हम अगर कोई भी असेट्स अक्वायर करते थे ना, तो पता चलना चाहिए एक्चुअली हम असेट को अक्वायर कर रहे हैं कि एक्चुअली हम बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं. एंड दोनों की वजह से गुडविल में बहुत बड़ी इंपैक्ट आती थी. लेट्स अज्यूम मैं एक बिल्डिंग अक्वायर कर रहा हूं, साथ में लैंड भी है. एंड जब भी अक्वायर कर रहा, तब मान लो मैंने उसको पेमेंट किया 1 करोड़ रुपीस का. पर अपेरेंटली चेक करो तो फ्रेंड्स, एक्चुअली फेयर वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो कहने से वो था, दैट इज लैंड की फेयर वैल्यू था 70 लाख रुपीस एंड आपका बिल्डिंग की फेयर वैल्यू था 20 लाख. पर आपने पेमेंट किया 1 करोड़ एंड एक्चुअली इट इज अ प्योर एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, नॉट अ परचेस ऑफ द बिजनेस. तो सिंपली वहां पे Ind AS 16 एप्लीकेबल होता था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. एंड कंसेप्ट वाज दैट if you purchased any of the 2 asset with a consolidated price, means only at the one price, then whatever you are paying should be allocated between the 2 assets in the ratio of their fair value. Again I am repeating, I paid rupees 1 crore, but fair value of the land is 70 lakh, fair value of the building is 25 lakh. So apparently if I check the total, it's only 95 lakh, but I paid 1 crore. तो excess 5 lakh is not considered as a goodwill. What we have done, हम जो भी 1 करोड़ को पेमेंट करते थे ना, वो दोनों असेट की फेयर वैल्यू में बाइफरकेट कर देते थे. बट 1 करोड़ को 70 लाख इज टू 25 लाख के रेशियो में बाइफरकेट कर दो, इन आप लैंड एंड बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर देते थे. इफ आई परचेस एनी ऑफ द बिजनेस एंड द नेट असेट इज 95 lakh, but I am paying 1 crore, then that is considered as a 5 lakh is considered as a goodwill. So first of all, we should determine whether I am purchasing a business or I am purchasing an asset. And for that, the definition of business is drastically changed. Let's check. An entity shall determine whether a transaction or the other event is a business combination by applying the definition in this Ind AS, which requires that asset acquired and liabilities assumed constitute a business. If asset acquired are not a business, the reporting entity shall account for transaction or event as an asset acquisition. Business की डेफिनेशन ओल्ड क्या थी एंड न्यू डेफिनेशन क्या है, वो मैं दोनों लिख के आया हूं. फर्स्ट, ओल्ड डेफिनेशन को हम चेक करें. अगर फ्रेंड्स आपको याद है, ओल्ड डेफिनेशन में मेन पर्पस इन लोगों का क्या था पता है? एक तो आउटपुट की बातें थी. 3 प्रोसेस बताते थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. आउटपुट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. एंड फाइनली कुछ रिटर्न मिलना चाहिए शेयर होल्डर को. वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड हो सकता है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट हो सकता है, और कुछ कॉस्ट सेविंग अगर आप लोअर कर दो तो भी चलेगा. ये सब कुछ बातें वहां पे थी. अगर मैं डेफिनेशन फ्रेंड्स आपके साथ रीड करूं,
An integrated set of activities and asset that is capable of being conducted and managed for the purpose of, please understand, providing return in the form of dividend, lower cost, or other economic benefit directly to the investor. This is the old definition. The concept is changed. Now concept is dependent on the providing the goods or services to the customer. That was the main concept. So friends, please focus. New definition as per this notification: an integrated set of activities and asset that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customer, generating investment income, recognizing other income from the ordinary activities. मैंने दोनों पॉइंट को बोल्ड करके रखा है. ओल्ड डेफिनेशन में क्या थी ना न्यू में क्या थी. फ्रेंड्स, ये भी हमने अपने आप बनाया हुआ अमेंडमेंट नहीं है. इन द ईयर 2018 IFRS 3 को अमेंड किया था. इन IFRS 3 में इन लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन को अमेंड किया. सो दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो वी चेंज्ड इंड AS 103. फ्रेंड्स, अब बिलीव नहीं करोगे, IFRS 3 में तो इन लोगों ने टोटल 5 सिचुएशन एक्सप्लेन किया है. एक सिचुएशन है रेडियो ब्रॉडकास्ट एजेंसी वालों की, दूसरा है सोलर वालों की. एंड वहां पे उन लोगों ने बताया कि एक्चुअली इज इट अ परचेस ऑफ असेट और इज इट एक्चुअली अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. जब हम क्लास में इंड AS 103 फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो 5 एग्जांपल क्या था. पर अभी जस्ट मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए आया हूं, तो अभी हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है. क्लियर? चेंजेस, अगर स्पेसिफिकली किसी को चेंजेस में इंटरेस्ट है, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, removing emphasis from the providing return to the shareholder and removing reference to the lower cost or other economic benefit to the owners. Clear? Acha. In this amendment, they also introduced one optional concentration test. ये concentration test क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा. Amendment introduced the concept of the optional concentration test that allow acquirer to carry out a simple assessment to determine whether acquired set of activities and asset and is not a business. मतलब आप जो acquire कर रहे हो वो एक्चुअली asset है कि वो आपका बिजनेस है. लाइक अगर हम आपके साथ एग्जांपल दें कि अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैं जस्ट उसका एसी एंड फर्नीचर ले रहा हूं, तो सिंपली इट्स कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ असेट. पर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज इट इज ले लूं, मैंने बाहर से नाम भी चेंज नहीं किया, अंदर का जस्ट मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो अपेरेंटली इफ यू चेक तो सिंपल इट्स एन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन 110% आई एम इन डाउट. नंबर ऑफ होटल कंपनीज, नंबर ऑफ ट्रैवलिंग एजेंसीज विथ अ गुड ब्रांड नेम विल सेल द एंटायर बिजनेस. क्लियर? लेट्स सी. अब फ्रेंड्स थर्ड कैटेगरी में चाह रहा हूं, एंड थर्ड कैटेगरी इज नथिंग बट मटीरियलिटी की डेफिनेशन चेंज हो गया. एंड वो मटीरियलिटी की डेफिनेशन चेंज होने के रीजन में बताऊं. पहले मटीरियलिटी की डेफिनेशन में इतना था, मटीरियलिटी इज इफ एनी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पर वहां पे वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. अगेन आई एम रिपीटिंग, कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. तो अगर मैं मटीरियलिटी की रिवाइज डेफिनेशन अगर आपके साथ पढ़ूं तो इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और ऑब्स्करिंग. इसका तो प्रॉपर इन लोगों ने 5 सिचुएशन बताए. कौन सी सिचुएशन में बोल सकते हो कि आपका जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है ना दैट इज बीइंग ऑब्स्कर्ड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्कर्ड? दैट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. क्लियर? इस वर्ड को ऐड किया गया. इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड to influence decision that primary users of the general purpose financial statement make on the basis of those financial statement which provide financial information about a specific reporting entity. टोटल 5 सिचुएशन उन लोगों ने बताया. कौन सी सिचुएशन में फ्रेंड्स आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग ऑब्स्कर्ड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्कर्ड? दैट इज नॉट clearly expressed in the financial statement anywhere. That is the first situation. Material information is already disclosed in the financial statement, but language is very unclear. आपने दिखाया तो है, बट उसकी लैंग्वेज है ना वो प्रॉपर क्लैरिटी वाली लैंग्वेज नहीं है. एंड अगर उसकी लैंग्वेज प्रॉपर क्लैरिटी वाली नहीं है तो आप बोल सकते हो कि आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन को ऑब्स्कर्ड किया है. सेकेंड, मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने दिखाया है but that is scattered throughout the financial statement. एक इंफॉर्मेशन कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा, दूसरी इंफॉर्मेशन कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा, सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा
कि एक्चुअली आप बताने के लिए क्या चाहते हो। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाइड करने का कुछ तुक्का किया है। थर्ड, डिसिमिलर आइटम्स, इट्स इनअप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड। सिमिलर आइटम्स को आप एग्रीगेट कर सकते हो, पर आपने क्या किया, डिसिमिलर आइटम को एग्रीगेट करके दिखाया कि कुछ ज्यादा है। लाइक जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, सम इनकम इज नॉट एक्चुअली कमीशन इनकम, पर करंट ईयर में मेरी कमीशन इनकम कुछ बहुत कम हुआ था एंड मेरा मेन बिजनेस कमीशन का ही है। तो मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी इनकम होगी ना जो एक्चुअली कमीशन इनकम है ही नहीं, दे आर द डिसिमिलर नेचर, बट उसको मैं क्या करके एग्रीगेट करके डाल दूंगा कमीशन में, तो स्टेटमेंट, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर्स को लगेगा कि नहीं परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। थर्ड सिचुएशन, सिमिलर आइटम्स आर इनअप्रोप्रिएटली डिसएग्रीगेटेड। दोनों में फर्क है, डिसिमिलर इनअप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड, सिमिलर उसको एक्चुअली एग्रीगेट करके ही दिखाना था, पर आपने क्या किया, इनअप्रोप्रिएटली उसको क्या कर दिया, डिसएग्रीगेट किया। मेरा कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, लास्ट ईयर बहुत कम था, तो वही जितना एक्सपेंस था ना उसको क्या करूंगा, बहुत सारे अलग अलग हेड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सिंपली आपने था सिमिलर, पर आपने उसको क्या करके दिखा है, डिसएग्रीगेट करके रखा है। An understandability of financial statement is reduced as a result of material information is being hidden by immaterial information. Clear? हमने मटेरियल इंफॉर्मेशन को ज्यादा फोकस ही नहीं किया, जितना भी इमटेरियल इंफॉर्मेशन था ना उस पर हमने ज्यादा फोकस किया बस। तो फ्रेंड्स, एक फोर्थ कैटेगरी था जो मैंने आपको बोला, हेज अकाउंटिंग, दैट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। दिस इज जस्ट द समरी वीडियो ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रेंड्स डिस्कस में फर्दर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पर यस मैंने लीस्ट मॉडिफिकेशन जो मेन पॉइंट था उसको तो ट्राई किया ही है। क्लियर फ्रेंड्स? नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट, यू कैन सब्सक्राइब ऑन अवर यूट्यूब। हम बहुत सारे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स भी आपको दे रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम उसका एडवांटेज लेना चाहिए। एंड हम आपके साथ ऐसे ही जितने भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है हम स्टूडेंट के साथ तुरंत पहुंचाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो। एंड friends, again I am repeating, this is only for the CA final new syllabus, not applicable at all November 20 students. You can watch this video just for the concept clarity, not relevant for exam, but yes, May 2021 onwards it may be applicable. Again I am repeating, it may be applicable. Whatever ICAI decides, वो लोग हमको एक नोटिफिकेशन के फॉर्म में दे देंगे जो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? आई होप सो आप नोटिफिकेशन के साथ क्लियर हो। जस्ट डोंट बॉदर कि 9 इंडेज चेंज हो गए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू करे कि ना करे, 110% करना ही चाहिए। इट इज नॉट अ मेजर अमेंडमेंट। क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.